हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। हमारी सीरीज चल रही है जहां पे हम ल्यूसेंट को MCQs के फॉर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट दोनों एक साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जब ये सीरीज कंप्लीट हो तो अगर पॉलिटी की बात आएगी तो आपके फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों एक साथ क्लियर हो जाएं। इस सीरीज में पहले कई सारे वीडियोस आ चुके हैं, 16-17 वीडियोस आ चुकी हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर से देखिए क्योंकि काफी ज्यादा कंसेप्ट्स डिस्कस हो चुके हैं। तो अगर नहीं देखें तो जरूर से देखिएगा। चलिए फिर आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन रीड करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज और बोलूंगा कि कमेंट जरूर किया करिए। जो भी आपके डाउट हुआ करें, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछता हूं उसके आंसर आप जरूर कमेंट में पिन डाउन किया करिए क्योंकि आपके कमेंट्स को मैं मॉनिटर करता हूं, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट में आपको बताना है कि वो कौन कौन सी सही क्वालिफिकेशन है अगर किसी को राज्यसभा का मेंबर बनना है। किसी को अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कौन कौन सी करेक्ट क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले तो उसकी एज कम से कम 30 साल की होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ ये कोई भी व्यक्ति जिसको भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, पर एक बार फिर समझ लीजिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऐसा ऑफिस है जो कोई भी MLA हो गया, ठीक है, MLAs हो गए, MPs हो गए, इनको ऐसे किसी ऑफिस में एंगेज नहीं होना है जहां से इनको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, जहां से इनको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। यानी कि कोई MP है, कोई MLA है, अगर वो किसी ऐसी जगह पे एंगेज है जहां पे उनको पैसे मिल रहे हैं तो ये पूरी तरीके से मनाही है, इसकी पूरी तरीके से मनाही है। अगर कोई भी MLA या MP ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दौरान पाया जाता है कि इनका एंगेजमेंट जो है किसी ऐसे ऑफिस से है जहां पे इनको प्रॉफिट मिल रहा है तो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। तो ये हो गया आपका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को मेंबर बनना है राज्यसभा का, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर मेंबर बनना है राज्यसभा का तो कंडीशंस क्या क्या है। कंडीशंस ये है, कंडीशन ये है कि उम्र कम से कम 30 साल की होनी चाहिए, उम्र कम से कम 30 साल की होनी चाहिए, और साथ ही साथ उस व्यक्ति का कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि शुड बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर ऑन द लिस्ट ऑफ वोटर्स इन द स्टेट फ्रॉम विच द कैंडिडेट इज टू बी इलेक्टेड। यानी कि वोटर की लिस्ट में आपको सेलेक्ट वोटर्स की लिस्ट में आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, वो कंपलसरी है। पर ऐसा नहीं कि जिस स्टेट से आपको बनना है उसी स्टेट में, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको अगर किसी स्टेट से पर्टिकुलर आपको मेंबर बनना है तो उसी स्टेट में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। आप किसी भी स्टेट में अगर एज अ वोटर रजिस्टर्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं या आप मेंबर बन सकते हैं राज्यसभा का। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है। तो आंसर हो गया आपका 1 और 3। हालांकि आंसर्स पे ज्यादा फोकस मत किया करिए, जो मैं स्टेटमेंट्स में जो हर स्टेटमेंट को पढ़ के मैं समझाता हूं उस पे ज्यादा ध्यान दिया करिए। आंसर तो अपनी अलग चीज है। मैंने अपन को स्टेटमेंट को समझना, स्टेटमेंट पढ़ना, स्टेटमेंट्स आपको समझाना, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये था इसका आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। अब इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन स्टेट PSCs में आते ही आते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, या पूछ रहा है कि राज्यसभा की फिक्स्ड मेंबरशिप या फिक्स्ड स्ट्रेंथ क्या है। तो इसका सीधा आंसर है आपका 250, ठीक है। 250 अगर हम राज्यसभा की बात करें तो 250 है टोटल मेंबरशिप, और वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो वो है आपकी 552 मेंबर्स, ठीक है, 552 मेंबर्स। और राज्यसभा की बात करें तो 250 मेंबर्स। अब आपको एक टास्क दे रहा हूं मैं, आपको अभी बताना है कि अभी जो प्रेजेंट लोकसभा है उसमें कितने मेंबर्स हैं, उसमें टोटल मेंबर्स अभी कितने हैं। टोटल स्ट्रेंथ होती है आपकी 552, पर अभी आपको यह बताना है कि अभी जो प्रेजेंट लोकसभा है उसमें कितने मेंबर्स हैं। क्लियर हो गया? जरूर से कमेंट करिएगा, कमेंट्स को मैं आपके मॉनिटर करता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस हाउस में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो उस पर्टिकुलर हाउस के नहीं होते हैं। लोकसभा, क्या राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसका आंसर है आपका राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा को प्रिसाइड कौन करते हैं, राज्यसभा को प्रिसाइड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। Vice President is the ex officio chairman of the Rajya Sabha, and the chairperson of the Rajya Sabha doesn't belong to the particular house, ठीक है, doesn't belong to the particular house। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि किस
किस पार्लियामेंट में, किस हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो उस हाउस के मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर है आपका राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा के चेयरपर्सन कौन होते हैं? राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो आपके राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं था। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैव बीन कॉन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन चारों में से, इन चारों स्टेटमेंट्स में से या इन चारों कंडीशंस में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जहां पे राज्यसभा को ज्यादा पावर प्रोवाइड की गई है कंपेयर टू लोकसभा इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो है आपका टू पास अ रेजोल्यूशन एम्पावरिंग द पार्लियामेंट टू मेक लॉज इन द स्टेट लिस्ट एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। यानी कि ऐसी कंडीशन होती है, दो पावर, दो जगह पावर है। एक तो ये है कि रेजोल्यूशन बना सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि कोई अगर कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ गई हैं तो पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकती हैं, स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेट कर सकती हैं। और ये लेजिस्लेशन कौन करेगा? ये करेगा आपका राज्यसभा। राज्यसभा इन पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द पब्लिक इंटरेस्ट। राज्यसभा को अगर लग रहा है कि कुछ ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ गई हैं तो उस दौरान पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट में लेजिस्लेशन कर सकता है। और 21 आर्टिकल से होता है। द आर्टिकल इज आर्टिकल 249, आर्टिकल 249। ये पहली प्रोविजन हो गई, या पहली ऐसी कंडीशन हो गई जहां पे लोकसभा, जहां पे राज्यसभा को पावर ज्यादा है। और जो सेकंड वो ये है एंड टू क्रिएट वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज। यानी कि अगर राज्यसभा को ये लग रहा है, राज्यसभा को अगर ये लग रहा है कि एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनानी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है, तो राज्यसभा लेजिस्लेट कर सकता है, राज्यसभा ये इनिशिएट कर सकता है और फिर बाद में पार्लियामेंट एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकता है। तो ये कौन से आर्टिकल से होता है? ये होता है आपका आर्टिकल 312। तो यूजिंग आर्टिकल 249 पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इनटू स्टेट लिस्ट, and using article 312 parliament can create a new all india services। पर कंडीशन ये है कि राज्यसभा पहले सारी चीजें इनिशिएट करेगी, उसके बाद पार्लियामेंट से ये सारी चीजें बन के आएंगी। क्लियर हो गया? ये दो ऐसे प्रोविजंस हैं या ये दो ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे राज्यसभा को ज्यादा पावर दी गई है एज कंपेयर टू लोकसभा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर्स वोट इन द लोकसभा। अब क्या होता है ना कि लोकसभा है, लोकसभा में कोई बिल पास होता है, बिल कैसे पास होता है? बिल पास होता है वोटिंग से, कि कितने लोग इस बिल को पास करने के फेवर में हैं और कितने लोग इस बिल को ना पास करने के फेवर में हैं। तो अगर नंबर ज्यादा हो गया, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि फेवर ये बिल पास हो, उनका अगर नंबर ज्यादा है तो बिल पास हो जाएगा। और अगर जो लोग, और संख्या अगर ऐसी है कि वो लोग ये चाहते हैं कि इस बिल को ना पास किया जाए, इसमें कुछ चेंजेस करने भी जरूरी है, तो बिल पास नहीं होगा। पर कभी कभी क्या होता है कि टाई हो जाता है, यानी कि जो फेवर वाले हैं, जितने मेंबर्स चाह रहे हैं कि ये बिल पास हो, जितने मेंबर्स वो चाह रहे हैं कि बिल पास हो, और जितने मेंबर ना चाह रहे हैं कि ये बिल पास हो, ये इक्वल नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, इक्वल हो जाता है इनका नंबर। तो ऐसे मौके पे डिसाइडिंग वोट, ठीक है, डिसाइडिंग वोट कौन करता है? डिसाइडिंग वोट करता है आपका लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर जो है वो डिसाइडिंग वोट करते हैं, और उस डिसाइडिंग वोट को क्या कहते हैं? उस डिसाइडिंग वोट को कास्टिंग वोट कहते हैं। ठीक है, कास्ट कर रहे हैं ना, वोट अपना कास्ट कर रहे हैं, तो उसको कास्टिंग वोट कहते हैं। कभी कभी वो डिसाइडिंग वोट भी अगर लिख के आ जाएगा तो वो भी पूरी तरीके से सही है, क्योंकि क्रिकेट में जब टाई हो जाता है, ठीक है, अगर क्रिकेट में टाई हो गया तो फिर कुछ वो होता है ना, कुछ या तो सुपर ओवर होता है। एक बार आप इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच देखोगे तो बॉल आउट हुआ था। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें होती है ना जिससे रिजल्ट आ सके। तो लोकसभा के स्पीकर हैं वैसे वोट नहीं करते हैं, पर अगर टाई हो गया है तो फिर डिसाइडिंग वोट कौन करता है? डिसाइडिंग वोट आपके जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो करते हैं, और उनके वोट को क्या कहा जाता है? द डिसाइडिंग वोट इज नोन एज द कास्टिंग वोट। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर लोकसभा की हम स्ट्रेंथ की बात करें, लोकसभा की हम स्ट्रेंथ की बात करें तो वो होती है आपकी 552 होती है, जिसमें आपके 20 मेंबर्स जो होते हैं, जिसमें आपके जो 20 मेंबर्स होते हैं वो आपके यूनियन टेरिटरीज से होते हैं, यूटीज से होते हैं। ठीक है, तो यूटीज के मेंबर की अगर बात की जाए तो वो कितनी वो होती है आपकी लोकसभा में? 20। एंड अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है,
अगर ओवरऑल स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, द ओवरऑल स्ट्रेंथ इज योर 552 मेंबर्स एंड आउट ऑफ दीज 552 मेंबर्स द 20 मेंबर्स आर टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। क्लियर हो गया? आसान सा क्वेश्चन है, कोई खास चीज नहीं है, पर इस तरह के क्वेश्चन ना घुमाऊ टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कंफ्यूजन हो जाती है कि 20 है कि 22 है, तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चंस को मैं रखा हूं जहां पे थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं, इसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, पर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। तो अगर जिसको पता है तो उनका एक बार रिवीजन हो जाएगा, जिसको नहीं पता है तो उसको तो पता चल ही गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, वो है आपकी 552। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द टोटल इलेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन एंड द एरिया ऑफ द स्टेट। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखिए लोकसभा में क्या होता है, लोकसभा में सीट्स होती है ना, सीट्स कैसे होती हैं, हर स्टेट के कुछ ना कुछ सीट्स होती हैं, ठीक है, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 80 डिसाइड की जाती है। तो वो सीट कैसे डिसाइड की जाती है कि किसी राज्य को इतनी सीटें दी जाएंगी, किसी राज्य को वाई सीट्स दी जाएंगी, किसी राज्य को जेड सीट्स दी जाएंगी, तो वो डिसाइड होता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपका पॉपुलेशन। यानी कि जितने स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन, जिसकी स्टेट में पॉपुलेशन ज्यादा है उनका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में ज्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, उनके इश्यूज ज्यादा होंगे, उनके कंसर्न ज्यादा होंगे। तो इसी वजह से जब उनके ज्यादा कंसर्न्स होंगे, ज्यादा इश्यूज होंगे, तो इसी वजह से उनको सॉल्व करने के लिए ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होंगे। दैट्स वाई जिनकी ज्यादा पॉपुलेशन है, जिस राज्य की पॉपुलेशन ज्यादा है उनको ज्यादा सीटें दी जाती हैं लोकसभा में एज कंपेयर टू जिन स्टेट की पॉपुलेशन कम है। तो ये पूरी तरीके से सही है कि जो लोकसभा में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है अमंग स्टेट्स, वो कैसे डिसाइड होता है, वो आपका पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। अब सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये तो आसान सा स्टेटमेंट था, ये तो सबको पता होगा ऑलमोस्ट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिफ्टेड द फ्रीज ऑफ द डीलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंपोज्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट। अब देखिए क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन पे, ठीक है, पॉपुलेशन के बेसिस पे आपकी जो सीट्स हैं लोकसभा में वो डिसाइड होती हैं। तो बाद में क्या हुआ, बहुत टाइम बाद क्या हुआ कि नॉर्थ और साउथ में, जैसे अगर हम नॉर्थ और साउथ की बात करें, अगर हम 70s की बात करें तो 70s में पॉपुलेशन कंट्रोल का नारा चला था, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल का नारा चला था। तो इस चीज में पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में साउथ के अगर हम स्टेट्स की बात करें, साउथ के अगर हम स्टेट्स की बात करें तो इन्होंने प्रॉपर पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे अपनी पॉलिसीज बनाई, ठीक है, और काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुए। पर अगर नॉर्थ स्टेट्स की बात की जाए, जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ स्टेट्स हैं, वहां पे पॉपुलेशन बूम होती रही, ठीक है, वहां पे पॉपुलेशन बूम होती रही। तो जब पॉपुलेशन ज्यादा रही, ठीक है, अब साउथ के स्टेट्स क्या कह रहे हैं, साउथ स्टेट्स का मानना यह था कि ये नारा चला था कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, और हमने वैसी पॉलिसीज बनाई और हमने पॉपुलेशन में कहीं ना कहीं कंट्रोल किया, ठीक है। पर अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की बात की जाए तो वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। तो जब नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ठीक है, जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं, उनकी जो सीट्स है वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर उनकी सीट्स ज्यादा होगी तो रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन भी ज्यादा होगा। तो इस वजह से बाद में जब ये देखा गया, सदर्न स्टेट्स में देखा गया कि इनकी जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वहां की उनकी जो सीट्स है वो ज्यादा दी जा रही, जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। पर सदर्न स्टेट का कहना था कि हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया, ठीक है, हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया, ऐसी पॉलिसीज लाई, ऐसे प्लान्स लाए, ऐसे स्कीम्स लाए जिससे यह अवेयरनेस फैल सके कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो इस वजह से एक डिबेट होने लग गई, ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, डिबेट होने लगी पार्लियामेंट में कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो दैट्स वाई ये जो अभी सीट डिसाइडेड हैं लोकसभा में, जो सीट डिसाइडेड हैं, इन्हें फ्रीज कर दिया गया कि जो आपकी 1971 में सेंसस के हिसाब से पॉपुलेशन थी, 1971 में सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन थी, उसी के बेसिस पे जो सीट्स हैं आपकी लोकसभा में डिसाइड होंगी। और ये कब तक के लिए कर दिया गया? ये कर दिया गया आपका 2026 तक, ठीक है, यानी कि 2026 तक जो लोकसभा की सीटें हैं वो आपकी किस सेंसस के बेसिस पे होंगी? वो आपके लेटेस्ट सेंसस पे नहीं होंगी, वो आपकी डिसाइडेड होंगी द सेंसस ऑफ द 1971। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ऐसा क्यों किया गया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि साउथ के स्टेट्स में जो पॉपुलेशन है उन्होंने कंट्रोल पे काम किया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडियन की जो स्टेट्स हैं वहां पे पॉपुलेशन बूम होती चली गई। इस वजह से डिबेट होना स्टार्ट हुआ कि इसका कुछ सोल्यूशन करना चाहिए। तो इस वजह से
ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये रीजनल डिवाइड ना हो, इसको रिजॉल्व करने के लिए एक कानून बनाया गया जिसमें ये बताया जिसमें ये बताया गया कि लोकसभा की सीट्स को फ्रीज कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस, और एक कब तक के लिए, द ईयर विल बी इज योर 226। क्लियर हो गया? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये ये आपका रीजनल पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, रीजनलिज्म पे क्वेश्चन आता है, उस पे भी आप ये रिफर कर सकते हैं कि कैसे सारी चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। और ये एक छोटे से स्टेटमेंट से कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यहीं पे मैं बार बार कहता हूं कि हमारी जो सीरीज चल रही है ये डिफर करती है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कौन सा सही है बता के आगे नहीं बढ़ता हूं। वो क्वेश्चन सही है तो क्यों सही है, उस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं उसका लॉजिक क्या है, ठीक है, उसके रिपरकशंस क्या क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ और प्रेजेंट डे क्या कंडीशन है। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं कि इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने समझा, आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रह जाएगा आप कमेंट पिन डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर अ कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन इन द लोकसभा? अगर लोकसभा का इलेक्शन किसी को लड़ना है तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो वो है आपका आंसर 25 साल, ठीक है। 25 years इज द मिनिमम एज फॉर लोकसभा इलेक्शंस, 30 years इज द मिनिमम एज फॉर द इलेक्शंस ऑफ राज्यसभा, एंड 21 years is the minimum age for contesting पंचायती इलेक्शंस। आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कोरम ऑफ लोकसभा, कोरम मैं आपको बता चुका हूं। कोरम ये होता है कि अगर किसी भी हाउस में अगर सेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है, किसी भी हाउस में अगर सेशन को स्टार्ट करना है तो कुछ मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए ना भाई। चर्चा आप किसके साथ करोगे, डिबेट किस पे करोगे? जब कोई है ही नहीं, खाली बैठ के तो चर्चाएं होंगी नहीं, ठीक है। एक मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, तो वो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को क्या कहा जाता है? वही है आपका कोरम। और वो कितना होता है? वो होता है आपका 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ये लोकसभा में भी है और राज्यसभा में भी है, क्योंकि लोकसभा का सेशन भी होता है, राज्यसभा का भी सेशन होता है। तो दोनों में किसी भी हाउस के अगर सेशन को स्टार्ट करना है तो कुछ मिनिमम मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, और वो मिनिमम मेंबर्स कौन है? वो होते हैं आपके कोरम। और वो कितने फॉर्म होते हैं? वो होते हैं आपका 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। क्लियर हो गया? कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है। The 84th Amendment Act has frozen the total number of existing seats in the Lok Sabha on the basis of 1971 census। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 84th Amendment Act पास हुआ था, 84th Amendment Act पास हुआ था जिसमें सीट्स को, लोकसभा की सीट्स को फ्रीज कर दिया गया था। कौन से बेसिस के सेंसस पे? वो था आपका 1971 के सेंसस पे। और कब तक के लिए फ्रीज किया गया? ये कर दिया गया आपका 2026 के लिए, ठीक है। ये क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसको इशू को रिजॉल्व करना था, क्योंकि सदर्न स्टेट्स का ये कहना था कि हमने पॉपुलेशन पे काफी काम किया, हमने पॉपुलेशन के स्टेट्स की कंट्रोल भी करी है। तो इस वजह से ये जो पॉपुलेशन के इशू से, इससे क्या हो रहा था, जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन था, इसकी वजह से काफी ज्यादा हीटेड डिबेट हो रही थी पार्लियामेंट में, और ये रीजनल डिवाइड ना हो जाए इस वजह से 1971 के सेंसस पे जो पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे सीट्स फिक्स कर दी गई। और ये कब तक के लिए कर दी गई? ये कर दी गई है आपके लिए 2026 तक। और कौन सा अमेंडमेंट हुई थी? द अमेंडमेंट इज योर 84th अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा कैन डिले द मनी बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। ये भी मैं करवा चुका हूं, पर एक बार फिर से बता देता हूं। अब क्या होता है? मनी बिल, किसी भी बिल को अगर मनी बिल सर्टिफाई करना है तो उसका पावर किसके पास होता है? उसका पावर होता है आपका स्पीकर के पास। उसका पावर किसके पास होता है? स्पीकर के पास होता है। तो अब कोई भी बिल अगर मनी बिल सर्टिफाई हो गया है, ठीक है, कोई भी मनी बिल सर्टिफाई हो गया है, तो अब इस बिल पे, यानी कि मनी बिल पे राज्यसभा का से बिल्कुल कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है, ठीक है, राज्यसभा के पास। ठीक है, लोकसभा ने मनी बिल जो है वो रिफर किया राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा के पास 14 डेज का मैक्सिमम टाइम होता है, ठीक है, राज्यसभा के पास 14 डेज का मैक्सिमम टाइम होता है कि इस मनी बिल पे कोई भी अगर वो अमेंडमेंट्स चाहते हैं या उनके सजेशंस हैं वो रिफर करें। पर ये जो सजेशंस और रिकमेंडेशंस आएंगी ये बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होती है, ये बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होती है लोकसभा पे। यानी कि अगर लोकसभा चाहे तो मान सकता है और लोकसभा ना चाहे तो ना मान सकती है, यानी कि कोई बाइंडिंग नहीं है। और अगर 14 दिन के भीतर अगर राज्यसभा के द्वारा कोई भी अमेंडमेंट या कोई भी सजेशंस नहीं आया, रिकमेंडेशंस नहीं आया, तो यह माना जाएगा कि राज्यसभा ने इस बिल को हामी भर दी है। यानी कि 14 डेज के अंदर अगर राज्यसभा कोई सजेशंस दे रही है तो बाइंडिंग नहीं है, और अगर 14 डेज तक कोई भी सजेशंस नहीं दिया गया तो यह माना जाता है ऑटोमेटिकली कि राज्यसभा ने अपनी हामी भर दी है। तो इस वजह से अगर कोई भी बिल मनी बिल सर्टिफाई हो जाता है तो राज्यसभा की पावर्स जो है वो काफी ज्यादा कर्टेल हो जाती है व्हेन इट कम्स टू मनी बिल। इस वजह से अभी करंट में इशू भी चल रहा है कि ये जो पावर है स्पीकर की पावर है कि किसी भी बिल को मनी बिल सर्टिफाई कर देना, इस पावर को कुछ ना कुछ रिफॉर्म करना चाहिए।
ठीक है, कुछ ना कुछ रिफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर लोकसभा को राज्यसभा से कोई बिल को बाईपास करवाना है तो वो किसी भी बिल को मनी बिल सर्टिफाई कर सकती है। एग्जांपल के तौर पे आधार बिल, आधार बिल कैसे पास हुआ था? आधार बिल पास हुआ था आपका एज अ मनी बिल। तो ये भले ही आपका स्टैटिक का चैप्टर है, ठीक है, ये स्टैटिक का टॉपिक है, ये मनी बिल का रेफरेंस है, ठीक है, ये पूरा स्टैटिक का टॉपिक